कालीचरण श्राफ साहब अभी विधायक हैं और आप 2 नंबर पे रही थी। में एक होड़ सी मची रहती है। अभी विकास के जो कार्य होते हैं उनमें एक ही सड़क के 2-2 बार उद्घाटन हो जाते हैं, 2-2 बार फीते करते हैं। क्या वजह मानती है? जहाँ तक कालीचरण श्राफ जी की बात है, उन्हें बहुत अवसर दिए मालवीय नगर की जनता ने, और उन अवसरों के बावजूद यदि मालवीय नगर में आज सीवर की ज्वलन समस्या है तो मैं समझती हूँ उनकी देन है। कि अर्चना शर्मा जैसे छुटभैया नेताओं का मैं क्या जवाब दूंगा? उनको 2 बार जनता ने नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया, उनके श्रीमान जी को रिजेक्ट कर दिया। इस बारे में क्या कहना चाहिए? कि आप गूगल पर जब जाएंगे और वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टम मंत्री के बारे में यदि वहाँ क्लिक करेंगे तो कालीचरण श्राफ का नाम है। पार्टी में कांग्रेस सरकार में वर्तमान में राज्य मंत्री का दर्जा आपको प्राप्त है। आप ही की सरकार के कैबिनेट मंत्री ऐसा कहते हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। वैसा भी कहते हैं कि बिना पैसे के एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर फाइल भी ट्रांसफ़र नहीं होती। ये आप ही की सरकार के मंत्री ऐसा आरोप लगा रहे हैं। ऐसे जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद जवाब दे सकते हैं इस बात का, क्योंकि मुझे तो कहीं भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दिया हमारी सरकार में। आपने कहा मैं अधिकृत नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन आपके कार्यकर्ता भी आपसे पूछते होंगे कि मैम हमें इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, हमारे क्षेत्र में लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमें आप गहलोत गुट से हैं या आप पायलट गुट से हैं। गहलोत साहब ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त की है, साथ में महिलाओं को मोबाइल देने का वादा किया है, अभी पशुपालकों को भी 40,000 रुपये ट्रांसफ़र किए उन्होंने। तो आपके विरोधी ऐसा कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा है, चुनाव जीतने के लिए वो ये सब हथकंडे अपना रहे हैं। देखिए, ये भी एक तरह से उनकी बौखलाहट का ही परिचायक है। ये जितने भी हम स्कीम्स लेकर के आए ये जनता को गारंटी के साथ दी जा रही है, विद गारंटी कार्ड। में एक दौर था जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने में कई पाबंदियों का सामना करना पड़ता था और राजनीति में आना तो बहुत दूर की कौड़ी हुआ करती थी। वर्तमान में आप राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, विधायक का चुनाव आप लड़ रही हैं, वो भी एक पुरुष के सामने आप लड़ रही हैं, जनता के बीच आप जा रही हैं। क्या लगता है ये परिस्थितियाँ बदल चुकी है? महिलाओं का अब राजनीति में आना एकदम सुगम हो चुका है? मुख्यमंत्री जी का जो आकलन है वो सटीक है और मैं भी उससे विश्वास रखती हूँ। तो आप ये मानते हैं कि इस बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा? बिल्कुल रिवाज बदलेगा, लेकिन राज हमारा ही आएगा। नमस्कार, मैं रितेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का द उड़ान साथ में। आज की खास मुलाकात डॉक्टर अर्चना शर्मा जी के साथ, समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष हैं और मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक प्रत्याशी भी रही हैं। तो सभी मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार मैम, स्वागत करता हूँ आपको द उड़ान साथ में। मैम, सबसे पहले आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई, वो सब हम जानना चाहेंगे शॉर्टली। देखिए, मेरे पिता IPS अधिकारी रहे राजस्थान काडर में और मेरी पूरी शिक्षा जयपुर से ही हुई है। उसके बाद मैंने 1-2 डिग्रीज़ हैं जो ये डिग्री या यूँ कह सकते हैं कि स्पेशल प्रोग्राम्स किए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ से। और राजनीति में तो अनायास ही मेरा प्रवेश हुआ, जो जैसा अमूमन हर महिला के साथ होता है, कुछ परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं और उसके आधार पर आप राजनीति में प्रवेश कर जाते हो। 2 बार मैं काउंसलर रही नगर निगम में। उसके बाद मैंने मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से 2013 में चुनाव लड़ा और मैं बहुत बड़े मतों से वहाँ चुनाव हारी। उसके बाद फिर पार्टी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हुए 2018 का चुनाव लड़वाया। उस दौरान मेरी बहुत नॉमिनल वोट से हार हुई। तो मैं ये मानती हूँ कि सक्रिय राजनीति का हिस्सा मैं लगभग 23 वर्षों से हूँ और राजनीति में डगर जो होती है बहुत आसान नहीं होती, विशेषकर महिलाओं के लिए। लेकिन मुझे पार्टी ने बहुत अवसर दिए, मीडिया का इंचार्ज बनाया, मीडिया के प्रभारी के तौर पर मैंने लगभग 11 साल काम किया। तो एक लंबा अनुभव है पार्टी में काम करने का, संगठन में काम करने का। इस समय मुझे पार्टी ने समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाए, वो भी एक बेहतरीन जिम्मेदारी है। समाज के कई तबकों के साथ आप संवाद कर सकते हो, उनकी समस्याओं का निदान हो सकता है। तो मैं मानती हूँ कि राजनीति का एक सफ़र अनुभव देता है और अनुभव से ओतप्रोत होकर के मुझे ज़्यादा मतलब एक सुकून मिलता है। आप समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष हैं वर्तमान में, तो अध्यक्ष के नाते कुछ महत्वपूर्ण काम जो आपने किए हों? देखिए, वैसे तो मोदी सरकार ने समाज कल्याण बोर्ड को बंद कर दिया और ये दुर्भाग्य है, क्योंकि नीति आयोग ने उनको कोई रिकमेंडेशन किया 2017 में। उसके बाद 2019 से समाज कल्याण बोर्ड केंद्र का बंद है। ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें समाज कल्याण बोर्ड केंद्र और राज्य के संचालित एक दूसरे के परस्पर सहयोग से होते थे। परंतु हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि जिस समाज कल्याण बोर्ड को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बोर्ड के रूप में स्थापित किया था सरकार बनने के बाद स्वतंत्र भारत की, उस बोर्ड को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है जिसके माध्यम से सरकार के वेलफेयर प्रोग्राम्स को जनता तक ले जा सकते हैं, लाभ दिलवा सकते हैं। तो इसको पुनर्गठित किया गया राजस्थान में और इसके माध्यम से हमने सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया है, उसे जनता तक ले जाने का काम किया है। पीड़ित जो जनता है उसे न्याय दिलवाने के लिए जिस डिपार्टमेंट से जो ताल्लुक़ रखता है उससे समन्वय स्थापित किया और संवाद के माध्यम से बहुत सी समस्याओं का निदान किया। मैम, समाज कल्याण बोर्ड का ये काम होता है कि समाज में जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको पहुंचाएं घर घर तक। क्या लगता है आपको, घर घर तक ये जो योजनाएं हैं गहलोत साहब अभी जो लेके आ रहे हैं कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, पहुंच पा रही है हर घर तक? देखिए, इस बार जो माहौल है, जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किया, वैसे तो हमारी सरकार जब भी आती है तो उस लोगों को समर्पित योजनाएं बनती है, चाहे फ्री मेडिसिन स्कीम हो पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार की,
और इस बार तो बेहतरीन योजनाएं, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो गई, शहरी रोजगार योजना हो गई, एक्सीडेंटल बीमा योजना हो गई, मुफ्त बिजली योजना है 200 यूनिट तक का जो 502 रुपये का बिल आएगा। तो ऐसी योजनाएं जिनको जनता तक पहुंचाने के लिए महंगाई राहत कैंप लगाए गए हैं। तो सरकार के स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रयास हो रहे हैं। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी सुनिश्चित है किस प्रकार से सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाना। बेहतरीन समन्वय शासन प्रशासन में, तो मैं समझती हूँ कि हमारे बोर्ड ने भी इसमें एक अच्छी भूमिका निभा करके जनता के बीच में सरकार की योजनाओं को ले जाने का काम किया। तो महंगाई राहत शिविर अभी लग रहे हैं, कैंप लग रहे हैं, क्या लगता है जनता को राहत मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए महंगाई राहत कैंप में स्वस्फूर्त होकर जनता आई है। जनता को जब ये एहसास हुआ कि सरकार हमारे प्रति समर्पित है, केंद्र जनित जो एक कह सकते हैं आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन या यूँ कह सकते हैं केंद्र सरकार की नाकामी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को गलत तरीके से निर्मित करने के कारण जनता पर महंगाई का बहुत बड़ा एक बोझ था। हमारी सरकार ने उन्हें राहत देने के लिए लगभग 10 ऐसी योजनाओं को इन कैंप्स के माध्यम से जनता को समर्पित किया है, जिससे जनता बहुत ज़्यादा आकर्षित है, स्वस्फूर्त होकर इसमें भाग ले रही है। करोड़ों की संख्या में इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और देखिए, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तो एक ऐसी स्कीम है जिसको यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम कह सकते हैं, कहीं देखने को नहीं मिलती। आप रिसर्च करिए, आप देखेंगे अमेरिका जैसे विकसित देश में भी ये योजना नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से सौगात है जनता को अशोक गहलोत सरकार की, और जनता इसको हाथों हाथ ले रही है और इसके प्रति जनता का साधुवाद भी बहुत देखने को मिलता है। अभी मालवीय नगर से कालीचरण श्राफ साहब अभी विधायक हैं और आप 2 नंबर पे रही थी। में एक होड़ सी मची रहती है, अभी विकास के जो कार्य होते हैं उनमें एक ही सड़क के 2-2 बार उद्घाटन हो जाते हैं, 2-2 बार फीते करते हैं। क्या वजह मानती है? आपके क्षेत्र में भी है और भी कई विधानसभा क्षेत्रों में, विद्याधर नगर में भी ऐसा देखा गया कई बार। देखिए, मैं समझती हूँ, मैं बिल्कुल सूझी हुई महिला हूँ। अगर कोई विधायक अपने कोष से कोई काम करवाता, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर आपने काम नहीं करवाया, हमने इनिशिएट किया, आज मेरे पास भी राज्य मंत्री का दर्जा है, सरकार हमारे चाहे हारे हुए प्रत्याशी हो, आम जनता भी को प्रस्ताव भेजती है तो सरकार उसका अनुमोदन करती है जनहित में। जिन कामों की अनुशंसा मैंने की हो, मुख्यमंत्री जी ने या स्वशासन मंत्री ने जिनकी स्वीकृति दी हो, हमारी सरकार का हिस्सा है। तो मैं समझती हूँ जनता की मांग पर हमने उसे स्वीकृत करवाया, तो विधायक को कोई अधिकार नहीं कि वो वहाँ जाकर के झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास करें। देखिए, जहाँ तक कालीचरण श्राफ जी की बात है, उन्हें बहुत अवसर दिए मालवीय नगर की जनता ने, और उन अवसरों के बावजूद यदि मालवीय नगर में आज सीवर की ज्वलन समस्या है तो मैं समझती हूँ उनकी देन है, क्योंकि उनके पास इस समय जब 9 वार्ड से तो 9 के 9 पार्षद भी हुआ करते थे। 2 बार मैं ही थी ऐसी जो यहाँ पर पार्षद चुनी गई। तो मालवीय नगर जो एक पॉश इलाका कहलाता है, राजधानी के हृदय में बसा हुआ है, उसकी ये दुर्दशा हो, और उसके बाद जब हमारी सरकार बनती है, मैं बहुत कम मतों से हारती हूँ, तो जनता मुझे विश्वास व्यक्त करती है। और देखिए, उन लोगों को समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र में हार और जीत हो, लेकिन कुछ न कुछ संख्या में वो भी जनप्रतिनिधित्व तो करते हैं। और सरकार ने मुझे जब अवसर दे दिया, समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, मेरी बात का महत्व रखा, जहाँ जनता की डिमांड को मैं लेकर भी स्वीकृति दी, तो विधायक को कोई अधिकार नहीं है कि गाड़ी से रिबन निकाले और जेब से कैची और वहाँ पर उद्घाटन करे। कल तो एक इतनी हास्यास्पद स्थिति हुई कि महेश नगर में मैं एक शोरूम के उद्घाटन कर रही थी, तो मुझे मेरे लोगों ने सूचना दी कि जो मुख्यमंत्री अभिशंसा से वार्ड नंबर 136 में सड़क बन रही महेश नगर में, उसको विधायक महोदय आकर के और उसका उद्घाटन करना चाहते। तो मैं हतप्रभ रह गई, क्योंकि 2 दिवस पहले हमने उसके भूमि पूजन किया। 820 मीटर की सड़क का चंद हिस्सा बना 50 मीटर, और विधायक उसका उद्घाटन करके झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे थे। तो ये स्थितियाँ अनुकूल नहीं, जनता भी समझती है। आपको जनता ने भरपूर अवसर दिया था, उस अवसर का लाभ उठाकर भी जनता की सेवा करनी चाहिए। तब तो आपने नर्सिंग कॉलेज घोटाला शुरू कर दिया, ट्रांसफर पोस्टिंग में आपने भ्रष्टाचार कर दिया, जनता के बीच में आप गए नहीं। जनता कभी आई तो कहा कि तुम्हारे 2-3 हज़ार वोट से फ़र्क नहीं पड़ता, कभी कहा कि हमारे बीच में आई तो कहा 500 लोग इकट्ठे करो तब आऊँगे। आज स्थिति क्या हो गई, 5 आदमी इकट्ठे नहीं होते। तो ये स्थितियाँ अच्छी नहीं है, अप्रिय स्थितियाँ होती हैं, क्योंकि जिसकी सरकार बनती है उसकी अभिशंसा पे भी काम हो रहा है, तो आपके कोटे का काम नहीं, इसलिए आप जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते, तो ऐसे विरोधाभास पैदा होते। तुम कालीचरण श्राफ साहब के बारे में आपने कहा कि उनको जनता ने कई बार मौका दिया, तो 1-2 चीज़ों को छोड़ दें अपन, तो उसके अलावा अपन बात करें, क्या उन्होंने विकास करवाया? मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में लंबा कार्यकाल उनका रहा है, मंत्री भी रहे हैं वो उस दौरान। देखिए, मेरा जो अनुभव मैं आपको बताऊं कि पिछला 2013 का चुनाव मैं लंबे अंतराल से हारी थी, और उसमें मुझे मीडिया का इंचार्ज बनाया गया, और पार्टी हमारी 21 सीटों पर आई थी। तो हमारी जिम्मेदारी पार्टी को पुनर्गठित करने, उसे जीवित करने और पुनर्जीवित करने, एक तरह से कहते हैं ना, डिप्रेशन में पार्टी चली जाती है, डिबैकल होता है, हम सब लोग उसमें संलग्न थे। मैंने कभी भी मालवीय नगर में उस समय कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया था, मुझे भी ऐसा लगता था कि बहुत बड़े मतों से मुझे जनता ने नकारा। जब पार्टी ने मुझे पुनः अवसर दिया इस बार, और मैं मालवीय नगर में सक्रिय, तो मुझे ये जानकर अचरज हुआ कि जिन लोगों को इतना बड़ा अवसर मिला, उन्होंने कभी भी जनहित में काम करने का प्रयास नहीं किया।
जो सीवर लाइन 35 साल पहले डली थी उसे कभी उधड़वा कर उसको पुनर्निर्माण करवाने की कोशिश नहीं की। जो काम हम कर रहे हैं, यानी जनता की सुविधा से ज़्यादा स्वयं के हित की बात सोची गई। और यही कारण है कि जनता में एक तरह से उनके प्रति इतना उच्चाटन हो चुका है कि जनता खुद चाहती है कि उनको इस बार अवसर ना मिले, और अवसर मिल भी गया पार्टी की तरफ से तो जनता तैयार है, क्योंकि मुझे जनता ने चुनाव लड़वाया 2018 का, इस बार भी जनता मुझे चुनाव लड़वाए। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में हम चलते हैं। कालीचरण श्राफ साहब ने एक बार, मुझे याद है, ऐसा कहा था 2-3 साल पहले कि अर्चना शर्मा जैसे छोटे छुटभैया नेताओं का मैं क्या जवाब दूंगा। उनको 2 बार जनता ने नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया, उनके श्रीमान जी को रिजेक्ट कर दिया। इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, श्राफ साहब कोई के भी शब्द संजीदा राजनेता जिसे जनता ने इतना अवसर दिया, उसे भाषा की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। अब कौन छुटभैया है, कौन ओछा है, कौन भ्रष्ट है, तो जनता निर्धारित करती है। मैंने कभी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मुझे एक बार किसी व्यक्ति ने बताया कि आप गूगल पर जब जाएंगे और वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टतम मंत्री के बारे में यदि वहाँ क्लिक करेंगे तो कालीचरण श्राफ का नाम आएगा। जब मैंने चुनाव लड़ा तब भी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ा, कभी व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा। लेकिन जब मैं अब जनता के बीच में सक्रिय हूँ तो मुझे पता चलता है फलाने के ट्रांसफ़र में 3 लाख रुपए ले लिए, किसी के ट्रांसफ़र में 2 लाख रुपए ले लिए। पूरे राजस्थान में नेटवर्क था। किसी पेट्रोल पंप वाले को लाभान्वित करने के लिए 50 मीटर पे डिवाइडर खुलवा दिए गए। ये काम मालवीय नगर में होते थे। आज मालवीय नगर अपराध से मुक्त है, भय से मुक्त है, भ्रष्टाचार से मुक्त है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनी, हमने स्थितियों को संभाला, और उनका जो आतंक था, बिहार से कुछ गुंडे ला करके यहाँ पर स्थापित किए गए थे, जो शराब की दुकानों को 8 बजे बाद बंद होने के बाद फिर शराब बेचा करते थे, इन सब पर हमने एक विराम लगाया, अंकुश लगाया, जनता का विश्वास जीता। कमोबेश ये विधानसभा क्षेत्र जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित विचारधारा वाला विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। लेकिन आज परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल चुकी हैं। जनता परिवर्तन चाहती है और भ्रष्ट लोगों को एकदम घर का रास्ता दिखाना चाहती है। आपने भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया, तो मैम आप कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस सरकार में वर्तमान में राज्य मंत्री का दर्जा आपको प्राप्त है। आप ही की सरकार के कैबिनेट मंत्री ऐसा कहते हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। वैसा भी कहते हैं कि बिना पैसे के एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर फाइल भी ट्रांसफ़र नहीं होती। ये आप ही की सरकार के मंत्री ऐसा आरोप लगा रहे हैं, आपके उप मुख्यमंत्री भी ऐसा आरोप लगाते हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि ऐसे जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद जवाब दे सकते हैं इस बात का, क्योंकि मुझे तो कहीं भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दिया हमारी सरकार में। हाँ, मैं इतना जानती हूँ कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो, उसको मुद्दा बनाया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार जो वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हो, उसकी सबकी जांच मुख्यमंत्री जी ने करवाई, सुप्रीम कोर्ट तक गए, उनका निस्तारण हो गया, सारी माइंस कैंसिल हो गई। मेरा ये मानना है कि जो परिस्थितियाँ उसमें कांग्रेस कहीं भ्रष्टाचार करती कभी दिखाई दी नहीं, किसी मंत्री पर खुला आरोप नहीं लगा। हाँ, गैर मुद्दे को मुद्दा बनाकर सियासत चुनावी वर्ष में भाजपा कर रही है, तो उन मुद्दों को जनता भी समझती है। ये वो सरकार है जो जनता के प्रति समर्पित सरकार है, जिसे बेहतरीन योजनाएं लाके जनता को समर्पित की है। महंगाई से मुक्ति दिलाने के लिए 2 महीने तक कैंप निरंतर जारी रखे। कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता का इन्वॉल्वमेंट उसमें है, जनता के घर तक जाकर उनको अवेयर किया जा रहा है, जो वंचित है उसको जोड़ा जा रहा है। हमने इसके लिए बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की है। कैंप्स के समापन के बाद कार्यकर्ता घर घर जाके जनता को लाभान्वित करेगा। तो मेरा ये मानना है कि बयान कोई दे तो उसका स्पष्टीकरण उनको ही देना चाहिए, लेकिन जनता का जो इंडोर्समेंट होता है, जनता में आप जब आखिरी वर्ष होता है तो आपको अपने आप दिखाई देता है विरोध है कि समर्थन है। इस बार जनता के मानस में कांग्रेस को पुनर्स्थापित करने का एक कह सकते हैं संकल्प है, और उस संकल्प से बौखला करके भारतीय जनता पार्टी गैर मुद्दों को मुद्दा बनाकर सियासत करना चाहती है। हम प्रदेश में 4-4.5 साल में जो भी पेपर हुए, लगभग हर पेपर लीक हुआ है, और जो युवाओं के साथ ये कुठारघात हुआ है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सिर्फ राजस्थान में नहीं हुआ, ये सब जगह हुआ है। इसका कारण है कि टेक्नोलॉजी जो आती है ना, तो टेक्नोलॉजी एक कहते हैं कि इनेबलर इंस्ट्रूमेंट है, हमारे लिए एबलिज्म का क्रिएशन करती है, लेकिन उसके साथ साथ ही टेक्नोलॉजी के कारण कई बार कई व्याधियाँ भी आ जाती हैं। आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट करने वाले लोग यूएस सेनेट में ये कह रहे हैं कि साहब इसके रेगुलेशन की पॉलिसी लाइए, तो उसको ही देख करके कह रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारी समस्या होंगी। पेपर लीक भी उसका एक कारक है। लेकिन जो लोग आज पेपर लीक को मुद्दा बनाते भूल जाते हैं, गुजरात में भी पेपर लीक हो रहे हैं, मध्य आप ही की प्रदेश में सरकार के मंत्री मुद्दा बनाते हैं इसको। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि हम सबको ही समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी के कारण ऐसा संभव हुआ। कुछ ऐसी मानसिकता के लोग भी होते हैं समाज में जो जिनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि युवाओं का भविष्य ख़राब हो रहा है नहीं, लेकिन सरकार ने पहली बार एक ऐसा कानून बनाया अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, जो सख्त कानून है कि जो पेपर लीक में संलिप्त पाया जाएगा उसे कठोर सज़ा दी जाएगी। ये राजस्थान के अलावा किसी राज्य में नहीं। लोग भूल जाते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी राज में व्यापक घोटाला हुआ था, कितना बड़ा स्कैम था, आज तक उसकी पड़तें नहीं खुल पाई और कितने लोगों ने आत्महत्या की।
हमारी सरकार में यदि कोई संज्ञान में आया प्रकरण तो उसकी गूढ़ जांच होती है। आपने देखा कि पहली बार इसका हमारा राजस्थान राज्य ये जो है सर्विस कमीशन, इसके एक मेंबर को तक सस्पेंड किया गया, उसको उसके खिलाफ आरोप लगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो ऐसा किसी राज्य में देखने को नहीं मिलता। आप ही की सरकार मुख्यमंत्री कहते हैं कि अशोक गहलोत साहब के जो करीबी लोग हैं वो इन चीज़ों में लिप्त हैं। देखिए मुझे उन्हीं जानकारी के आशीर्वाद से ऐसा हो रहा है। नहीं, देखिए मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है अशोक कि ऐसा उन्होंने कुछ कहा होगा, लेकिन मैं मानती हूँ कि जो सरकार अपने सीमित संसाधनों के बावजूद, केंद्र के असहयोग के बावजूद युवाओं के जो कहना चाहिए बेरोज़गारी भत्ता देने की बात कर सकती है, शहरी रोज़गार योजना ला सकती है जो विश्व में कहीं दिखाई नहीं देती मनरेगा की तर्ज पर, जो सरकार महंगाई कम करने की कवायद कर सकती है, जो सरकार हर स्तर पर एक तरह से ट्रांसपेरेंसी लाने का काम करे, महिला उत्पीड़न के मामले में बहुत सजगता के साथ काम होता है, खुद एसपी को नोडल एजेंसी बना दिया गया है। सीएम पोर्टल पर यदि कोई दर्ज होती है एफआईआर, चाहे वो अतिक्रमण को लेकर के हो, महिला उत्पीड़न या किसी और मामले को, उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। तो मैं नहीं समझती कि इन चीज़ों में कोई दम है। और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है उसी की परिणति की, आप चाहे ग्रामीण क्षेत्र में जाइए चाहे शहरी क्षेत्र में, इस बार लोग कह रहे हैं कांग्रेस फिर आई। हम गहलोत साहब और पायलट साहब के बीच जो कुर्सी की लड़ाई चल रही है, क्या लगता है इसको 2023 में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा कांग्रेस को? देखिए अब इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ इस बारे में कुछ भी कहने के लिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों पहले केंद्र के स्तर पर हमारे हाईकमान ने एक वक्तव्य जारी किया, उससे स्पष्ट हो गया कि हम लोग एकमुखी हैं, एकजुट होकर के हम चुनाव में जाएंगे और इसके सकारात्मक परिणाम आने वाले। आपने कहा मैं अधिकृत नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन आपके कार्यकर्ता भी आपसे पूछते होंगे कि मैम हमें इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, हमारे क्षेत्र में लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमें आप गहलोत गुट से हैं या आप पायलट गुट से हैं। देखिए हमें ऐसी किसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ रहा। हम लोग इतना जानते हैं कि हम सब कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी होने के नाते जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसके काम को जनता के बीच में ले जाना है। और मुझे नहीं लगता किसी कार्यकर्ता के मन में कोई दुविधा है। हर कार्यकर्ता आज उत्साहित है, क्योंकि मेरा जो जितना भी सार्वजनिक जीवन का सफ़र रहा है उससे मैंने अनुभव किया, पहली बार ऐसा है कि सरकार चुनावी वर्ष में एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं कर रही है, बल्कि जनता ये कह रही है कि रवायत बदलेगी, इस बार सरकार पुनः कांग्रेस की बनेगी। और ऐसा तभी होता है जब सारी परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे विधायकों ने, हमारी सरकार ने उस प्रकार से काम करके दिखाया। देखिए कोविड काल आया, सरकार गिराने की कवायद हुई, सब कुछ देखा आप लोगों ने भी, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। उसके बावजूद यदि आप बेहतरीन बजट देते हैं, कर्मचारी आपसे संतुष्ट हो जाता है, बेरोज़गारी का दर्ज देने वालों को आप भत्ता देकर के संतुष्ट कर रहे हैं, तब तक जब तक कि आप ऐसी परिस्थितियां निर्मित नहीं करते, क्योंकि सारी परिस्थितियां केंद्र सरकार को निर्मित करनी है जो निर्मोही बनी हुई है। लेकिन जनता को सुविधा देना, उसके लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त करना, नीति निर्माण करना, ये काम बेहतरीन तरीके से हमारी सरकार ने किया है। इससे किसी कार्यकर्ता को कोई दुविधा नहीं है। उसके मन में सिर्फ इतना ही है कि हम कैसे और किस प्रकार से इस बार पुनः बहुमत के साथ सत्ता में स्थापित। गहलोत साहब कह रहे हैं कि हमने बिना किसी भेदभाव के जनहित के कार्य किए हैं, और जो आपके विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो ऐसा कहते हैं कि गहलोत साहब ने भाजपा और कांग्रेस, मतलब जो भाजपा के विधायक हैं उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया। और साथ में ऐसा भी उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि पायलट गुट के जो विधायक हैं उनके साथ भी उन्होंने दोयम दर्जे का व्यवहार किया। वो जो कार्य कराना चाह रहे थे वो काम गहलोत साहब दरकिनार कर रहे थे, उनको करने से पीछे हट रहे थे। देखिए बिल्कुल मिथ्या आरोप है। जो बजट जिस विधानसभा के पेटे होना चाहिए उससे मिला। मालवीय नगर भी आज भाजपा के विधायक के हाथ में है, लेकिन आज मालवीय नगर में 1 अरब से ज़्यादा की सड़कें बनी हैं। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। विधायक कोष है, आप इस्तेमाल करिए। आप केंद्र सरकार से कोई पैसा ला सकते हैं, लाइए। आप कभी एफर्ट ही नहीं करना चाहते थे क्योंकि आपको बैठे बैठे वोट मिल जाते थे। तो मैं ये मानती हूँ कि सारे मिथ्या आरोप है, कई भेदभाव नहीं है। आज हर विधानसभा में समानांतर रूप से काम हुए, कहीं कोई बजट किसी का काटा नहीं गया। ये बात सही कि केंद्र की मोदी सरकार ने भेदभाव किया, ना जीएसटी का प्रॉपर समय पर पैसा दिया और ना ही हमारी जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है उनको चलाने में कोई सहयोग दिया। तो मैं ये मानती हूँ कि भेदभाव की नीति करने वाले खुद की प्रतिबिंब को हमारे यहाँ दिखाना चाहते हैं, जो जनता विश्वास नहीं करेगी। गहलोत साहब ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त की है, साथ में महिलाओं को मोबाइल देने का वादा किया है, अभी पशुपालकों को भी 40,000 रुपये ट्रांसफ़र किए उन्होंने। तो आपके विरोधी ऐसा कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा है, चुनाव जीतने के लिए वो ये सब हथकंडे अपना रहे हैं और जनहित के जो कार्य होते हैं वो करने का उनका कोई मनस नहीं, बस चुनाव जीतना उनको साम दाम दंड भेद, सिर्फ ये उनका मकसद है। देखिए ये भी एक तरह से उनकी बौखलाहट का ही परिचायक है। ये जितने भी हम स्कीम्स लेकर के आए हैं ये जनता को गारंटी के साथ दी जा रही है, विद गारंटी कार्ड। तो ये तभी संभव हो सकता है जब आपने जनता के साथ एक विश्वास का संबंध पैदा किया और जनता को विश्वास आपके प्रति हो रहा हो। अब भारतीय जनता पार्टी कैसे हम पर विश्वास करेगी और करना भी नहीं चाहेगी।
लाभ लेने के लिए सब तैयार हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सब इलाज करवा रहे हैं। मुफ्त बिजली जो है 100 यूनिट और 200 यूनिट तक जो एक फिक्स चार्ज है उसके आधार पर लाभ लेने के लिए सब तैयार हैं। हमने कैंप्स में देखा है भाजपा के लोगों को एकत्रित होते हुए वहाँ खड़े होकर के और अपने रजिस्ट्रेशन करवाते हुए। तो ऐसे आरोप चुनावी वर्ष में इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जनता भ्रमित हो सके। भारतीय जनता पार्टी पे अक्सर ये आरोप लगते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति करती है और कांग्रेस के लोग बढ़ चढ़ के ये आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन मैम राहुल गांधी जी मंच से जयपुर में आके कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ और वो हिंदुत्ववादी हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि वही रास्ता आप अपनाना ये जा रहे हो? देखिए, हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। आपके सामने वाला यदि उसका अत्यधिक दोहन करके जनता को भ्रमित करता है, उद्वेलन पैदा करता है, तो उसको ईंट का जवाब ईंट के माध्यम से दिया जाता है, पत्थर से दिया जाता है। जनता को समझाइश करनी पड़ती कि लोग भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कर्नाटक में क्या हुआ, कितना बड़ा प्रपंच रचा गया, लेकिन अंततः जनता ने साथ उन लोगों का दिया जो जनता को लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में दिखाई दिए। तो मैं ये मानती हूँ कि कांग्रेस सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है, सर्व जातियों के सम्मान में विश्वास करती है। हम विघटनकारी सोच के आधार पर राजनीति नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि जिन लोकतांत्रिक मूल्यों को यहाँ स्थापित किया गया स्वतंत्रता संग्राम के बाद, उनका संरक्षण हो, जनता अधिकार संपन्न बने। आपको ध्यान है RTI, RT ये सारे कौन लेकर के आए? यूपीए गवर्नमेंट लेकर आई। ये राइट्स बेस्ड इनिशिएटिव थे। मुझे बताइए, मोदी सरकार कोई ऐसा अधिकार जनता को सुपुर्द कर रही है क्या? आज तो स्थिति ऐसी है कि मीडिया जो है वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करती है। जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्हें इस्तीफे देने पड़ रहे हैं, कोई अपनी बात को मुखरता के साथ कह ही नहीं पा रहा। तो ये सब चीज़ें जो है जनता समझती है, विशेषकर युवा वर्ग। आज जितना ज़्यादा पलायन या ब्रेन ड्रेन हो रहा है उससे पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए हो रहा है कि लोग घुटन महसूस करते हैं। और आप देखिए कि अब धीरे धीरे हवा बदल रही है। हिमाचल के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं आ रहा। तो ये कारण इसलिए है कि जनता ये समझ रही है कि किसी को यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता दी जाती है और उसको अधिनायकवाद के रूप में ग्रहण करे, तो उसे रास्ता भी दिखाना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र ही यहाँ पर सर्वोच्च है। जनता का जो सम्मान है उसे करना पड़ेगा। राजनेताओं को भी और प्रशासन को भी ये चीज़ सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक की जनता ने जो मैंडेट दिया, वैसा का वैसा राजस्थान में कांग्रेस को पुनर्स्थापित करके जनता देगी। आपने युवाओं का भी जिक्र किया, तो हम वर्तमान में बेरोजगारी दर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बेरोजगार युवा कहीं ना कहीं अपराध की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। क्या बड़ी वजह मानते हैं उसकी और कैसे ये सुधार होगा? देखिए, ये बहुत बड़ी ज्वलन समस्या आज हमारे देश के लिए। जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात कहते हैं और विश्व पटल पर कहते हैं कि सबसे युवा आबादी है, आज उसकी वो दिशाहीन हो रही है। उसका कारण है कि रोज़गार सृजन जो है मतलब एक तरह से कम होता जा रहा है। और आपने देखा होगा केंद्र सरकार के स्तर पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी नौकरियां थी उनको कर्टेल किया गया है। नई नौकरियों के सृजन की कोई बात नहीं करा। लोग मोदी जी को हमने ये कहते तो सुना है कि हम युवाओं को चाहते हैं कि वो नौकरी क्रिएट करने वाले बने, लेकिन ऐसी परिस्थितियां निर्मित नहीं हो रही। तो मैं मानती हूँ कि ये दायित्व प्रत्येक राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का है कि वो ऐसा परिस्थितियों को निर्मित करे कि युवाओं को रोज़गार मिल सके, ऐसी नीति निर्माण करे जिससे रोज़गार सृजन हो सके। और ये बहुत सबसे महती और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है इस समय, और सबसे बड़ी प्रायोरिटी मैं मानती हूँ कि इसको लेकर के चलना पड़ेगा यदि हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को इस सम्मान के साथ पूरा विश्व देखे। हम एक दौर था जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने में कई पाबंदियों का सामना करना पड़ता था और राजनीति में आना तो बहुत दूर की कौड़ी हुआ करती थी। वर्तमान में आप राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, विधायक का चुनाव आप लड़ रही हैं, वो भी एक पुरुष के सामने आप लड़ रही हैं, जनता के बीच आप जा रही हैं। क्या लगता है ये परिस्थितियाँ बदल चुकी है? अब महिलाओं का राजनीति में आना अब एकदम सुगम हो चुका है? देखिए, बाइसेस जो है ना जेंडर, वो तो आज भी जारी हैं। अमेरिका में तो अबॉर्शन के खिलाफ ही मैंडेट कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाता है। लेकिन अगर आप मेरी बात करें कि मैं किसी पुरुष के सामने लड़ रही हूँ तो अच्छी बात है। लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि महिलाएं जो है वो एक भ्रष्ट आदमी के सामने भी एक सुशासन देने की शक्ति रखती हैं या पारदर्शिता के साथ काम कर सकती हैं। तो थोड़ा सा जो पेट्रियार्कल सोसाइटी का माइंडसेट है उसमें चेंजेस आएंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। आप यूँ भी समझ सकते हैं कि जो चंद मतों से मैं हारी हो सकता है वो इसी की परिणति हो, लेकिन अब लोग समझने लगे हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज़ महिलाओं में होती हैं। वो जो होम मेकर होती है, जो होम मैनेजमेंट करती है, वो तो हर चीज़ का मैनेजमेंट कर सकती है। आज आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ प्रमुख महिलाएं हैं और वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमी बहुत अच्छी है। तो महिलाओं को बहुत सारे मल्टीटास्किंग करने की क्षमता होती है। तो ये धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। लेकिन बात सही है कि आज भी पितृसत्तात्मकता हावी है सभी के मानसिकता पर, उससे पार पाने की आवश्यकता है।
गहलोत साहब कहते हैं कि हमने जो 4 साढ़े 4 साल में जो काम किया है, जो विकास के कार्य किए हैं, उसके बदौलत हम 156 प्लस सीटें लेके आएंगे 2023 के विधानसभा चुनाव में। और वहीं आप ही के सरकार के मंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार सिर्फ फॉर्चूनर में विधायक बैठ सके, इतनी सीटों तक सीमित रहेगी। और भाजपा के लोग कहते हैं कि 21 सीटों तक कांग्रेस पार्टी सीमित रहेगी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, अब जो बयान देते हैं वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मुख्यमंत्री जी का आकलन बिल्कुल सही है। मैं खुद कोटा की प्रभारी हूँ, 6 विधानसभा आती है। हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता में एक उत्साह और उत्साह के साथ साथ एक उत्सव का सा माहौल दिखता है इन कैंप्स में। तो ये तभी संभव हो सकता है कि जब जनता आपकी योजनाओं को समझती हो, उससे लाभ ले रही हो और उसे ये भी बताओ कि सरकार हमारे प्रति समर्पित है। तो मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी का जो आकलन है वो सटीक है और मैं भी उससे विश्वास रखती हूँ। तो आप ये मानते हैं कि इस बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा? बिल्कुल रिवाज बदलेगा, लेकिन राज हमारा ही आएगा। उसका कारण है कि हम राज में आने पर अपने आप को राजशाही के तौर पर नहीं देखते हैं, हम जनसेवक के रूप में काम करते हैं और जनता इस चीज़ को महसूस करने लगी। मैं आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कोई संदेश आप देना चाहें तो कार्यकर्ताओं को? देखिए, मैं सबसे बड़ा संदेश तो आपको ही दूंगी कि मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ कि आप स्पष्टवादिता के साथ जनता के प्रतिनिधियों के मंतव्य को ले रहे हैं। मैं समझती हूँ कि जब जनता के बीच में आपकी पॉपुलैरिटी होगी और जनता इन चीज़ों को देखेगी तो वो ये भेद कर पाएगी कौन सही है कौन गलत है। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, मैं तो खुद ही कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस की, हम सबको एकजुट होकर के और सरकार की रीति नीति, सरकार की योजनाओं को, पार्टी की रीति नीति को और पार्टी की विचारधारा को जनता के बीच में ले जाना है। हमारे पास सबसे बड़ा संबल हमारी सरकार की योजना है जो बेहतरीन है, विश्व स्तर पर जिसे सराहा जा रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है।